जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आर्मी क्लर्क के लिए। मिशन डिफेंस एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे रेगुलर हम आर्मी जीडी टेक्निकल आदि के पेपर्स डालते रहे हैं। आज से हमने स्टार्ट किया है आर्मी क्लर्क के लिए। लंबे समय से बच्चों की डिमांड चल रही थी, मांग चल रही थी कि सर आर्मी क्लर्क के लिए पेपर डालिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है आर्मी क्लर्क के लिए, और ये रेगुलर पेपर्स आपके पास मिलेंगे। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, विशेष रूप से क्लर्क के लिए, उनके लिए बड़ा स्टडी मटेरियल की समस्या होती है। बुक्स जो हैं उनमें भी प्रॉपर आपको मैटर प्रोवाइड नहीं होता है। तो हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं कि आर्मी क्लर्क के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल इंग्लिश की क्लासें हम लेके आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 11-12 एग्जाम्स में हमने अभी बच्चे जोड़े थे, जिनमें हमने लगातार एक चीज का बता देते हैं कि लगभग 7 ऐसे एग्जाम है जिनमें 100% रिजल्ट हमारा आर्मी क्लर्क में रहा है। तो लगातार हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा अच्छा प्रोवाइड हम आपको करवा सके। दूसरी बात क्या है कि आर्मी क्लर्क में हम आपको वो सिलेक्टेड मैटर देंगे स्पेशली पेपर्स में, कि मेरा पेपर जो आपको मिलेगा उस पेपर से आपको हूबहू क्वेश्चंस सीधे आपको पेपर्स में मिलेंगे। आज का जो पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें इतने सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं जो मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, और पूरी तरह आपको लर्न हो जाएंगे जो जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, पहली बात है कि हमारा आर्मी क्लर्क का जो पेपर है उसमें 3 पोर्शंस में हम जनरली इसको डिवाइड करते हैं। पहला है कि हमारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जिसमें आपकी एरर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, प्रीपोजिशन है, राइट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये वाला पोर्शन है। दूसरा हमारा जो पैसेज का है वो है। तीसरा है पीक्यूआरएस जिसको अपन कहते हैं वो, और चौथा है हमारा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का है, एंड इडियम फ्रेज और अपने वन वर्ड्स जिसको अपन थ्योरेटिकल पोर्शन बोल सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो डिमांड करते हैं कि सर पैसेज को सोल्व करना, क्योंकि पैसेज का हमारे पास बहुत बड़ा वेटेज है और साथ में पीक्यूआरएस का भी बड़ा वेटेज है, और वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से हमारी जो क्लासें हैं उस पर पैसेज पे बड़ा फोकस किया गया है। साथ में पैसेज के अलावा पीक्यूआरएस को भी बहुत इजी तरीके से समझाया गया। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी कि आप उनको सोल्व करने में दिक्कत करें। दूसरा, प्रीपोजिशन के हमारे 2-3 सवाल आते हैं, साथ में आर्टिकल से रिलेटेड हमारे 2-3 सवाल आते हैं, वो सारे हम अच्छे से कवर करेंगे और मोस्टली वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो हमारे जनरली परीक्षा में आते रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय। आज का हमारा पेपर फर्स्ट पेपर है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैसेज है। जनरली पैसेज करते समय बच्चे बड़ी परेशानी को महसूस करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी वोकैब कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर होती है। कोई वर्ड हमें नहीं आता है और उसका हम मीनिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारा पैसेज जो है वो सोल्व नहीं हो पाता है। तो आज हम पैसेज करने का पहला एक तरीका बताते हैं जिससे आपको पैसेज करने में बड़ा आसानी रहेगी। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है अपने को कि पैसेज जो है जनरली हमको पढ़ाया जाता है कि 2-3 बार हम पैसेज को पढ़ें, उसका मीनिंग समझे। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि जो भी पैसेज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से एक बार आप रीड कर लीजिए और आप समझ लीजिए कि इस पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उन पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक आउटलाइन आएगी कि इस पैसेज में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, उन पे हमको फोकस करना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड का आपको मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पैसेज सोल्व करें तो आप धारा प्रवाह पढ़ते चले जाइए। कोई मीनिंग आपको नहीं आता है तो वहां पे आप रुकिए मत, अपने आप को स्टॉप मत करिए, कंफ्यूज मत करिए। आपको ध्यान रखना है कि हमको सीधा ये है कि उसको पढ़ के उसकी आउटलाइंस निकाल के उसका मीनिंग अपने आप निकल जाएगा, यदि कोई 1-2 वर्ड अपने को नहीं आता है। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। तो पैसेज को सोल्व करते समय आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें और भी हम एक्स्ट्रा बताएंगे आगे की क्लासों में, आगे के लेक्चर्स में। स्पेशली पैसेज के और पीक्यूआरएस के लिए अलग से हम लोग क्लास लेके आएंगे, अलग से हम लोग पेपर लेके आएंगे जिसमें केवल उस दिन हम पैसेज ही करेंगे, पीक्यूआरएस। तो आप आर्मी क्लर्क से रिलेटेड जितने सारे बच्चे हैं, नेवी के लिए तैयारी करें, एयरफोर्स, क्योंकि लगभग इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम है, तो उसके लिए आप रेगुलर हमसे जुड़े रहें जिससे आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आज के पेपर में। तो ये हमारे पास पैसेज है। तो आप ये नहीं कि आपने यहां से स्टार्ट करके इस पैसेज को पढ़ा 2-3 बार, ऐसा नहीं करना अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएं सबसे पहले, और पहले स्थान पे अपने को क्या करना है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने, केवल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में कि बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट। रात के लिए कोई भी अकोमोडेशन यानी कि आवास जो है वो
बंसीलाल प्राप्त नहीं कर सका, उसका कारण क्या था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है और इसमें है इन द पैसेज द वर्ड कोलेट्री में शुड मीन। कोलेट्री का मतलब क्या है इस पैसेज में अपने पास। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अपने पास है द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल। बंसीलाल को जो बताने वाला था, पोर्टर जो था, उसने बताने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। तो वो क्यों किया, उसका कारण बताना है। अगला है अपने पास, नेक्स्ट है द नाइट इन द ओपन। खुले में रात से मतलब क्या है, इसका अर्थ हमको बताना है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है और वो अपने फ्रॉम द पैसेज बंसीलाल एम्ब्रेज एज। इस पैसेज से बंसीलाल का व्यक्तित्व किस प्रकार का दर्शाया गया है। तो जैसे कुछ वर्ड है हमारे पास, एम्ब्रेज है या हमारे पास कोलेट्री, उनका मीनिंग हमको नहीं आता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पैसेज को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ आ जाएगा। तो टोटली अपने पास 5 क्वेश्चन थे। हमने समझ लिया बंसीलाल नाम का कोई व्यक्ति है जिसने कोई यात्रा की है और उसको कहीं पे रुकना था, और उस रुकने के लिए उसको कौन सी जगह मिली, किस तरह का वो व्यक्ति है, उससे रिलेटेड वो दिया हुआ है। अब हम पैसेज पे आते हैं सीधा और उसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो इसको अपने को एक एक वर्ड का मीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास है बंसीलाल ट्रेन वाज लेट, बंसीलाल की ट्रेन लेट थी, एंड इट रीच्ड बॉम्बे लिटिल आफ्टर मिडनाइट। मध्यरात्रि के बाद यानी 12 बजे के बाद ये ट्रेन बॉम्बे पहुंची। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। शहर में उसकी पहली यात्रा थी। एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो, और उसको नहीं पता था कहाँ जाना है उसको। ही थॉट ही वुड गो टू ए कोलेक्टिव वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। तो कोलेक्टिव का मतलब हमें यहां से निकल के आ गया कि कोलेक्टिव का अर्थ नहीं आता आपको, तो यहाँ पे लिखा है वेयर ही वुड नॉट पे रेंट, यानी कि आश्रय स्थल जो हमारे शहरों में बने होते हैं जहां पे बिना किसी शुल्क के रात्रि को रुकने, रात्रि विश्राम गृह जो होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपने पास में। एज धर्मशाला में आपको पैसा देना पड़ेगा। कोलेट्री का मतलब है जहां टोटली फ्री होता है आश्रय स्थल तो वहां पे, तो कोलेट्री का मतलब हो गया वह स्थान जहां पर पैसा देना नहीं पड़े रुकने के लिए, यानी कि फ्री रुकने की व्यवस्था है। तो इससे उसका मीनिंग निकल गया, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। पर उसको पता नहीं था कि उस समय वो वहां कैसे ढूंढे कि कौन सा स्थान है। He asked a porter to get him a cheap room. पोरर का मतलब है दलाल। वहां पे कोई दलाल था, उससे उसने पूछा कि भाई कोई सस्ता सा रूम मिले। चीप जो है उसका मतलब क्या है अपने पास में, सस्ता। तो कॉस्टली इसका अपोजिट होगा अपने पास, महंगा होगा। एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स भी आप रेगुलर लर्न करेंगे तो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी थोड़े मजबूत होंगे। पोरर आस्क्ड हिम टू 3 रुपीज टू टेक हिम टू वन। उसको कहा कि 3 रुपए जो है वो कम से कम आपको किराया लगेगा, 3 रुपए में आपको रहने के लिए कमरा मिलेगा। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। बंसीलाल ने उसको जाने के लिए कहा। एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से बाहर चला गया। ही वंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। वंडर्ड का मतलब होता है भटकते रहना, वह गलियों में भटकता रहा। आस्क्ड ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से उसने पूछा, बट कुड नॉट फाइंड ए रूम चीप इनफ फॉर हिम। परंतु उसको कोई भी इतना सस्ता कमरा नहीं मिला, कोई भी जगह नहीं मिली जहां पर वो रुक सके। He sat down on a park bench, वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। To think of what he should do next, कि उसे क्या करना है। He was very tired, वह बहुत थका हुआ था। And fell asleep on the bench, और वो बेंच पर ही लेट गया, सो गया। He woke up the next morning, अगली सुबह वो बहुत ही जल्दी उठा। Stiff in every limb, उसकी हर जो हड्डी पसलियां थी वो दर्द कर रही थी, अकड़ी हुई थी। बट ही स्माइल्ड, फिर भी वो मुस्कुराया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज द cheapest नाइट लॉजिंग दैट ही हैड एवर हैड, कि ये सबसे सस्ती रात थी उसके लिए जो उसने अभी तक कहीं पर भी गुजारी थी। क्यों? क्योंकि उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो इससे लगता है कि वो आदमी बहुत ही कंजूस किस्म का था, और उसको खुशी है कि उसके शरीर में दर्द है, परेशानी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसने बिना किसी पैसा दिए हुए अपनी रात को गुजार दिया। तो ये पैसेज था हमारा जिसमें एक व्यक्ति के बारे में, बंसीलाल के बारे में बताया तो लेट नाइट पहुंचा है। तो ये अर्थ आपको समझ में आया। अब हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट एज। रात के समय उसको अकोमोडेशन क्यों नहीं मिला? तो ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज। तो ऐसा नहीं था कि सारे शहर के जो होटल थे वो बंद थे। ऑल द होटल रूम्स वर बुक, ऐसा भी नहीं था कि उसके सारे रूम बुक थे। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिज अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इतने महंगे थे। ही वांटेड टू स्पेंड नाइट इन द ओपन, वह खुले में रात बिताना
चाहता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो सी है। वो बिताना नहीं चाहता था, वो मजबूरी में उसने बिताई थी कि उसके लिए एक्सपेंसिव था, वो कंजूस आदमी था, वो पैसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा। तो पैसेज में महत्वपूर्ण आपको एक बात ध्यान और रखनी है कि जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कम से कम 2 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आपके गलत होंगे, तो उनको हमें साइड करना है। सिर्फ 2 पे हमें दिमाग करके फोकस लगा के चेक करना है कि इनमें कौन सा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे हमारा सवाल है, इन द पैसेज द वर्ड कोलेट्री शुड मीन। तो कोलेट्री का मतलब क्या है अपने पास है? एन एक्सपेंसिव होटल, एक महंगा होटल, ए रोड साइड ईटरी, रोड के पास जो खाने पीने की जो दुकानें होती है वो है, हाईवे होटल, एक हाईवे का होटल, ए फ्री रेस्टिंग प्लेस। तो अभी हमने देखा था कोलेट्री होता है जहां पर किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो हमारा डी आंसर हो गया। थोड़ा सा चेंज शब्दों में मिलेगा, जैसे वहां पे दिया हुआ है कि जहां पे कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़े, फ्री। तो पे नहीं करेंगे तो वो क्या हो गया? फ्री। और यहाँ पे इसने फ्री दे दिया, इतना सा अपने पास में अंतर है। तीसरा प्रश्न है वो हमारे पास दिया हुआ है, द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल। बंसीलाल की सहायता करने के लिए पोर्टर ने मना कर दिया। पोरर या पोर्टर एक ही शब्द है जिसका अपने पास मतलब होता है दलाल। ही वॉज रूड टू द पोर्टर, पोर्टर के प्रति रूड था, यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो ऐसा नहीं था। ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर, उसकी दलाल के साथ पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। ही स्पोक ए लैंग्वेज विच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह ऐसी भाषा बोल रहा था जो दलाल नहीं समझ पा रहा था। और लास्ट है, ही रिफ्यूज टू पे पोर्टर एनी टिप, उसने दलाल जो था उसको कोई भी टिप देने से, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने से मना कर दिया था। तो हमारा आंसर डी होगा कि उसने किसी भी प्रकार की टिप देने से उसको मना कर दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास, द नाइट इन द ओपन। नाइट इन द ओपन का मतलब है रिफ्रेश्ड बंसीलाल, बंसीलाल को रिफ्रेश किया। गैव हिम एक्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर में दर्द था। मेड हिज लिम्स स्ट्रोंगर, उसकी हड्डियां जो उससे मजबूत हो गई। डिड नॉट अफेक्ट हिम एट ऑल, उसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ। तो बी आंसर हमारा, गेव हिम एक ऑल ओवर हिज बॉडी। हमने आया तक उसकी सारी स्टिप हो गई थी लिम्स, तो उसका शरीर दर्द कर रहा था। तो हमारा आंसर जो है वो बी हुआ। आखिरी क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज बंसीलाल एमरेज। बंसीलाल किस तरह का व्यक्ति है? थ्रिफ्टी पर्सन, खर्चीला व्यक्ति, एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडर, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। सॉरी, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस व्यक्ति था। एडवेंचरियस, साहसी, फन लविंग पर्सन, बहुत ही आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो हमारा आंसर है कि वो पैसा नहीं देना चाहता था, इस वजह से उसने पार्क में अपनी रात गुजारी। तो थ्रिफ्टी पर्सन था वो। और थ्रिफ्टी का अपोजिट आपको एंटोनिम्स वर्ड है नीचे, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो ए आंसर हो। तो इस तरह हम पैसेज को इजी गोइंग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे स्टार्ट होता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने डाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, और आप देखेंगे पुराने पेपर्स में तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। इनको हम एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। क्रिटिकल नहीं, आर्टिकल है। तो आर्टिकल आपको भरना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है, हायर वी गो कूलर वी फील। जितना अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना अधिक ठंड महसूस करेंगे। इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, एरर में भी पूछता है, ब्लैंक्स में भी। तो जब भी हम दो कंपैरेटिव डिग्रीज की तुलना करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि दोनों के साथ ही आर्टिकल द होगा। वैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब दो कंडीशंस को, दो क्वालिटीज को कंपेयर हम लोग करेंगे तो द का यूज होगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो द होगा, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि हायर अपने पास दिया हुआ है और ये कूलर दिया हुआ है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री। ये दो सेंटेंस जुड़े होंगे, बीच में अपने पास में कोमा होगा सिंपल सा, तो इन दोनों के साथ ही दा का इस्तेमाल करना है। तो हमारा आंसर होगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। हमारा आंसर जो है वो क्या होगा अपने पास में? डी, यानी दोनों के साथ दा लगाना है। जैसे हम बोले द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न, जितना अधिक हम काम करेंगे उतना अधिक कमाएंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों के साथ ही दा लगाना है। तो ये बात समझने की थी। अगला क्वेश्चन है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहां ध्यान देंगे कि डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। आमतौर से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नाउन के दो यूज होते हैं। यदि हम किसी नाउन का उस पूरी जाति के लिए यूज करते हैं तो हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना होता, और किसी एक के लिए, कुछ के लिए करते हैं तो दा का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा समझ ले कि यदि हमने कहा फिश लिव इन वाटर,
मछली पानी में रहती है तो आपको ध्यान रखना है कि दा का यूज नहीं होगा। यहां हमने लिख दिया कि फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है, तो बेटा यहां पे हमने फिश का यूज किया, तो वो फिश जो हमने यूज किया वो सभी मछलियों के लिए यूज किया। इसका मतलब यहां पे आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे हम, आपको नहीं करना है। तो हमने कहा फिश ऑफ दिस पॉन्ड आर चार्मिंग, इस तालाब की मछलियां जो है वो आकर्षक हैं। तो बेटा एक पर्टिकुलर पॉन्ड की बात हमने करी है, और पर्टिकुलर पॉन्ड की बात करी है तो इसका मतलब यहां पे हमने आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना ही होगा। हमने कोई भी वर्ड यूज किया, हमने कहा मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो मिल्क के साथ यूज नहीं होगा क्योंकि हम सारे दूध की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा मिल्क ऑफ दिस कप इज वेरी हॉट, इस कप का बहुत दूध गर्म है, तो हम दा का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, तो हम सभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल दा नहीं होगा। हमने कहा मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज ए थीफ, आदमी जो कोने में बैठा है वो एक चोर है, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करें तो वहां पे हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। तो ये ध्यान रखना अपने को कि यदि हम संपूर्ण की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज हम लोग नहीं करेंगे, और यदि कुछ के लिए करते हैं तो करेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है, ये एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि यदि किसी नाउन का उस पूरी जाति के लिए यूज हुआ है, लेकिन उसकी कोई ऐसी विशेषता बताई गई है जिस विशेषता के लिए उसको जानते हैं हम, तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुत्ता को वफादारी के लिए जानते हैं तो यहां पे दा लगेगा, तो यहां पे दा भरेंगे अपन, और यहां पे फेथफुल के साथ में एका, तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जैसे हम कहें द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो सभी ऊंटों की बात करें लेकिन वहां पे एक पर्टिकुलर विशेषता का वर्णन किया। तो ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि यदि किसी ऐसी विशेषता का वर्णन किया तो दा का यूज, और ये एग्जाम्पल खूब अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला है हमारे सवाल, माई फादर इज ऑनेस्ट ऑफिसर, तो यहां पे अपने को आर्टिकल भरना है। तो ध्यान ये रखना, अपने को आमतौर से हमें सिखाया जाता है कि ए का यूज जो होगा वो उन नाउन से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, एन का यूज होता है जो वोवल से शुरू। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट या वोवल नहीं बल्कि साउंड इंपॉर्टेंट है। यदि वो वोवल की साउंड दे रहा है, ए से लेकर आउ तक की ध्वनि उसको बोलने में लग रही है, तो हमने यूज करना है एन का। और यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, अन्य है, वोवल या कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हमको ए का यूज करना है। मैंने यहां पे लिखा हट, हट का मतलब हो गया झोपड़ी, एच से शुरू है लेकिन है की ध्वनि आ रही है, तो बेटा यहां पे अपन लगाएंगे ए हट। लेकिन यहां पे अपन लिखा एच ओ यू आर, तो इसको अपन लिखते हैं आवर, और ये वोवल की साउंड हो गई, तो यहां पे हमने किसका यूज करना है, एन आवर का ही यूज करेंगे। तो वोवल या कॉन्सोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसकी साउंड इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पास ऐसे अव तक की ध्वनि दे रहा है, तो हमको क्या यूज करना है, सिंपल सा एन का यूज करना है। नहीं तो हमको किसका यूज करना है, ए का। वर्ड किससे शुरू हो रहा है अपने पास, उस चीज से अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, ये सीधा सा है। जैसे अब्रिविएशन वर्ड्स हैं, मैंने यहां पे लिखा एम एल ए, तो इसको अपन लिखते हैं एम। एम का मतलब ये हो गया अपने पास में कि वोवल साउंड दे रहा है, तो हम यहां यूज करेंगे एन। और ये वर्ड होता है अपने पास में मंकी, तो ये भी एम से शुरू है लेकिन मैं की ध्वनि दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ में यूज करेंगे ए मंकी। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि यहां पे हम यूज करेंगे माई फादर इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, एन का यूज होगा। अगला सीएम विजिटेड जेल यस्टरडे, तो यहां पे ये यस्टरडे शब्द पढ़े इसको, तो यस्टरडे जो शब्द है हमारे पास में, तो यहां पे सीएम के साथ और जेल के साथ लगाना है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो सीएम जो है वो एक पद है, उच्च पद जितने सारे हैं उन सबके साथ आर्टिकल दा का यूज करेंगे हम। सीएम है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सबके साथ दा लगता है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, कलेक्टर है, एसपी है, सबके साथ हमने किसका यूज करना है, आर्टिकल दा का यूज करना है, सिंपल सा। तो यहां पे अपन किसका यूज करेंगे, दा का। दूसरा जेल, अब यहां जेल एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है कि जो पब्लिक प्लेसेस हमारे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिक प्लेस जो हमारे पास में है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इनके लिए आर्टिकल का यूज करते समय जेल भी उसी श्रेणी में आता है जहां पे कोई भी आ जा सकता है। तो इनके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके दो यूज होते हैं। यदि पब्लिक प्लेस का यूज हमने उस उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए बने हुए हैं,
तो उस कंडीशन में ध्यान ये रखना है अपने को कि उसके लिए दा नहीं लगेगा। जैसे स्कूल बनी है अपने पास में पढ़ने पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल है इलाज के लिए बनी हुई है, अपन कहें कि वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे हम स्कूल जाते हैं, तो जो रेगुलर जाता है उसी की बात करें, तो बेटा यहां पे अपने को आर्टिकल दा नहीं लगाना है। तो हमने कहा माई फादर वेंट टू द स्कूल टू डिपोजिट माई फी, मेरी फीस जमा कराने के लिए पिताजी स्कूल गए, तो ये इसका सेकेंडरी यानी कि दूसरा उद्देश्य हो गया, तब दा लगेगा। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो नहीं लगेगा टेम्पल के साथ, क्योंकि रोज सुबह जाती है, किसके लिए जाती होगी, पूजा पाठ के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूल है। लेकिन यदि अपन बात करें सम थीव्स एंटर द टेम्पल लास्ट नाइट, कुछ चोर कल रात मंदिर में घुस गए, तो मंदिर में चोर जो है वो पूजा पाठ करने के लिए नहीं घुसेगा, वो दूसरी नियत से घुस रहा है, तो वहां पे आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो ठीक इसी तरह से यदि यहां पे होता द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल, अपराधी को जेल भेजा गया, तो यहां पे हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, क्योंकि जेल जो बनी है बेटा वो अपराधियों के लिए बनी है। कोई चोर को भेजते, कोई लुटेरों को भेजते, हत्यारे को भेजते तो नहीं लगता, लेकिन मुख्यमंत्री ने जेल का दौरा किया, तो अब हम यहां पे आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो द सीएम विजिटेड द जेल यस्टरडे, तो यहां पे दोनों में ही दा इस्तेमाल होगा। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। चारों प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोजिशन। जो भी एग्जाम्स है हमारे, उन सभी एग्जाम्स में, आर्मी का है, नेवी एयरफोर्स का है, अदर एग्जाम्स कोई भी है, एसएससी वगैरह का, सब में प्रिपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आया हूं मैं, ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, जो आपको बहुत आसानी से आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। कम समय में बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है बेटा, ही प्रीफर्स कॉफी टी। ये बहुत बार ये प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रीफर्स एक ऐसा शब्द है, प्रीफर आ जाए, प्रीफर्स आ जाए, प्रीफरेबल आ जाए, इनके बाद में हमेशा टू का इस्तेमाल करना है, केवल केवल टू का ही इस्तेमाल होगा, कोई और चीज नहीं होगी। एनी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रीफर, प्रीफर्स या प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज को वरीयता देना, एक चीज की बजाय दूसरी को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, कि वो चाय की बजाय कॉफी को ज्यादा महत्व देता है, तो वहां पे हमने टू का ही इस्तेमाल करना है। तो यहां जो प्रीपोजिशन हमारा आंसर होगा वो हमारे पास में टू होगा, तो ये महत्वपूर्ण है, आता रहता है। अगला, ही केम द नाइट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। बेटा आमतौर से जो समय है हमारे पास में, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, इन सबके साथ इनका यूज हम लोग करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, इन द डे। एकमात्र नाइट का ध्यान रखना अपने को, कि यहां पे अगर द नाइट दिया हुआ है तो आप इनका यूज करेंगे, और यहां पे खालिस्तान देखे और केवल नाइट होता कि ही केम खालिस्तान नाइट, तो यहां पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते। तो बात समझने की है कि यदि द नाइट दे रखा है, ही केम खालिस्तान द नाइट, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और यदि खालिस्तान नाइट ही दिया हुआ है तो हम एट का यूज करेंगे। आई थिंक सबको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई वेंट टू दिल्ली, तो किसी स्थान पे जाने के लिए टू का यूज हम करते हैं, तो दिल्ली के साथ हमने टू लगाया बस। अब यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि जितने सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जो कवर्ड हैं, दो तरह के अपने पास में व्हीकल होते हैं, कवर्ड होते हैं, अपने अनकवर्ड होते हैं, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, साइकिल है। तो इन सब के लिए तो हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन स्कूटर, ऑन मोटरसाइकिल, ऑन बाइसिकल, ऑन रिक्शा। तो यहां पे किसका यूज करेंगे, अपन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितने सारे कवर्ड वाले होते हैं उनके लिए हमने बाई का इस्तेमाल करना है। किसका यूज करेंगे हम, सिंपल सा बाई का। जैसे अपन करेंगे बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, तो यहां पे हमने जो यूज करना है वो किसका यूज करेंगे, आई वेंट टू दिल्ली बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, इनका ही हमें इस्तेमाल करना है। आठवां सवाल हमारे पास, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। तो यहां पे हमारे पास में ध्यान रखना, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वॉच के साथ हमेशा ही बाई का इस्तेमाल होगा। वॉच के साथ जब भी यूज करेंगे तो हमने हमेशा बाई का इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली एक चीज ध्यान रखना है, ये बहुत बार अपने क्वेश्चन में आता है कि वॉच के साथ यूज करें तो हमेशा बाई का यूज करें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन है वो है अपने पास, फाइंड द गिवन एरर बतानी है हमको। एरर में अपने को बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती हैं, और जो मैं एरर्स बताऊंगा आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपको उस चीज का फायदा भी मिलेगा। सिंपल सी बात है, पहला है
वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। अब यहां अपने को एक महत्वपूर्ण ध्यान रखता है कि एक वर्ड है अपने पास में लेस्ट, और लेस्ट का मतलब होता है वरना। लेस्ट के बाद केवल और केवल शुड का ही यूज होगा। लेस्ट के बाद केवल और केवल, आपको आंख बंद करके याद रखना है, केवल शुड का यूज होगा। दूसरा, लेस्ट के बाद कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। नो, नोट, नेवर, इन शब्दों का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट आए उसका मतलब होता है वरना, ये हमारी परीक्षा में खूब आता है। इसके बाद केवल शुड का ही यूज होगा। अगला है सी इज रीडिंग दिस बुक फॉर हाफ एन आवर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान सा है। आप देखो दो टेंस होते हैं हमारे, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह हमने को ध्यान क्या रखना है, यदि हमारा वाक्य है उसमें सेंटेंस में दे रखा है सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करना है। आप कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। अगर ये सेंटेंस केवल ये होता सी इज रीडिंग दिस बुक तो ठीक था, लेकिन यहां पे क्या है, फॉर हाफ एन आवर। जैसे ही समय आए, ये हमारी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, दिखने में ठीक सा लगता है, तो यहां पे जो इज है अपने पास वो नहीं आएगा, इसके स्थान पे हम हैज बीन का यूज करेंगे। सी हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर हाफ एन आवर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। यहां देखिए आप, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड सवाल है, आमतौर से गलतियां हम लोग करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस था, ही आस्क्ड मी, सॉरी ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये हमारा प्रश्न था। तो यहां पे बेटा एक चीज का अपने को ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि जब भी WH वर्ड्स वाले सेंटेंस है उनको हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई कंजक्शन हम नहीं लगाते। WH वर्ड जो है उसको तुरंत उसके बाद रख देते हैं। तो यहां क्या किया, अगर हमने वाट के पहले क्या कर दिया, दैट और लगा दिया, तो डबल हो गया। तो WH वर्ड से जो शुरू होगा उसको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहां पे दैट का यूज नहीं होगा। इसलिए प्रश्न हमारा जो है बी, जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये गलत होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, दैट को हम डिलीट करेंगे। अगला सवाल है, चूज द ऑप्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। ज्यादातर एग्जाम्स में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। यहां एक विशेष बात को बच्चों को ध्यान रखना है, बेटा आपसे पूछा था एंटोनिम्स का मतलब हो गया विलोम शब्द, सिनोनिम्स का मतलब आपका पर्यायवाची शब्द। जब भी आपको प्रश्न देगा तो जनरली क्या करता है कि आपको एंटोनिम्स पूछेगा तो एक ऑप्शन आपको शुरू वाला ही मिलेगा, वो सिनोनिम्स का देगा। आपसे सिनोनिम पूछेगा तो एक एंटोनिम का ऑप्शन देगा, और हम ध्यान दिमाग नहीं लगाते और सीधा उसको टिक कर देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आवश्यक रूप से इस चीज को ध्यान दें कि सिनोनिम पूछा है, पर्यायवाची शब्द समानार्थी पूछा है, या एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द पूछा है। जैसे हमारे पास है लेमेंट, लेमेंट का मतलब है अपने पास में विलाप करना, तो मौन जो है उसका मतलब होता है विलाप करना, दुख करना। रिजिड का मतलब होता है कठोर, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास में ए आंसर होगा। अगला है सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, वीरान। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, जो भगवान से रिलेटेड होता है। आइसोलेशन का मतलब आपने देखा होगा भाई सेल्फ आइसोलेट करे, आजकल जो कोरोना काल चला उसके बाद होता है कि होम आइसोलेशन, आपने खूब सुना। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत। तो हमारा तुरंत काम कर सकता है दिमाग कि एकांत, आइसोलेशन में रहना है यानी एकांत में रहना। तो सोलिट्यूड का मतलब भी एकांत होता है और आइसोलेशन का मतलब भी एकांत होता है। नेक्स्ट देखें, अगला चूज ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स देना है हमको। उल्टा शब्द, नीट, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, आपने खूब सुना होगा कि भाई नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा। तो टाइडी जो है अपने पास में वो इसका सिनोनिम हो गया, जैसे हमने बताया तुरंत सामने आएगा। टाइडी का मतलब ही तो होता है अपने पास साफ सुथरा, क्लीन का मतलब भी क्या होता है अपने पास में साफ सुथरा, और डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, डर्टी होगा। टाइडी और क्लीन इसके सिनोनिम्स हैं। इसी तरह परचेज का मतलब होता है खरीदना, और बाई का मतलब भी क्या होता है खरीदना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो बाई तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची। और शेल जो हो गया इसका क्या हो गया अपने पास में, एंटोनिम्स हो गया, इसका विलोम शब्द हो गया। तो आंसर होगा हमारे पास में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीअरेंज द सेंटेंस। ये बच्चों के लिए बहुत परेशानी करता है, इसको हम लेके आए स्पेशली, इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है
कि ज्यादातर आप कोशिश करें कि ऑप्शन से करने का भी प्रयास करें। आगे एक हमारी कोई क्लास आएगी, उसमें स्पेशली हम पीक्यूआरएस पे ही बात करेंगे। इसमें एक लंबा हमारा लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, जिसमें पीक्यूआरएस की विस्तृत चर्चा होगी, ओनली पीक्यूआरएस की। तो जो बच्चे पीक्यूआरएस में बड़ी समस्या महसूस करते हैं वो आगे हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहें, जिसमें हम लेके आएंगे तो आपकी समस्या का हल होगा। तो इसमें हम ऑप्शन से ही पीक्यूआरएस करना आपको समझाएंगे। क्या हम बात करते हैं सीधा सा है, रिलीजन हैज बीन यूज्ड both as a weapon of isolation about real problems to dull awareness and the morphine। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है सिंपल सा, कि एक हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन होती है, ये बड़ी आपको काम आएंगी अपने पीक्यूआरएस में। विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम पीक्यूआरएस ओनली का टॉपिक लेंगे। अब ये कोरिलेटिव क्या होती है, जो दो पार्ट्स में होती है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। तो इनका जो पहला पार्ट होगा वही दूसरा पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बोथ है अपने पास में, तो बोथ के साथ में क्या आएगा अपने पास में, एंड। अब पहला ऑप्शन अगर हम सेट करते हैं तो हमारे पास में है रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन, उसके बाद में एस है, एंड एज मोरफाइन, उसके बाद में आर है, टू डल अवेयरनेस, उसके बाद में है क्यू, अबाउट रियल प्रॉब्लम्स, एंड एज मोरफाइन। तो आपका हमारा जो आंसर जो होगा सिंपल सा, वो जो पहला आंसर है वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा पी एस आर क्यू यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में, yesterday I chanced to meet where he lived and asked him now to say 70 old acquaintance and what he did not for living। तो इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास है yesterday I chanced to meet। अब मीट के बाद में सीधा कंजक्शन नहीं आएगी, एंड यानी कि क्यू अपने पास नहीं आएगा, नाउ नहीं आएगा, आर अपने पास सिंपल सा नहीं होगा, एस हमारा हो सकता है एन ओल्ड एक्वेंटेंस, पुराना परिचित। अकेले अचानक से आप अपने अपने पुराने परिचित से मिले, यानी एस पहला होगा। और एस जो है हमारे केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारा आंसर जो होगा वो सीधा सा होगा, वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, he dared the 40 thieves to fight who challenged him to a duel। अब यहां अपने को इसको करना है, तो यहां पे अपन पहला फाइंड आंसर करेंगे, तो सीधा सा he dared, dared के बाद में the 40 नहीं आएगा, he dared के बाद who का यूज भी नहीं होगा, चैलेंज भी नहीं होगा, केवल अपने पास में to fight होगा। dare का मतलब साहस करना, to fight का मतलब लड़ाई, वह लड़ाई करने का साहस रखता है, इसका मतलब हमारा क्यों होगा, क्यों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है केवल, तो हमारा आंसर जो होगा केवल सी ही होगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब भरनी अपने को। इफ आई सा ए घोस्ट, यदि मैं घोस्ट देखता हूं, उसने भूत देखा होता, तो सी। अब बेटा यहां समझने की बात यह है कि सा जो है वो सेकंड फॉर्म में। एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 टेंस हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कॉम्बिनेट होते हैं, कि प्रेजेंट एक साइड में होगा, दूसरी साइड प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन यदि एक पार्ट में पास्ट टेंस दिया हुआ है तो दूसरी साइड भी पास्ट का यूज होगा। और चूंकि ये कंडीशनल है, कंडीशनल में तो 3 कंडीशन याद रखनी है। यदि यहाँ प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, आगे सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सीधा सा ध्यान रखना है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, तो बेटा आगे जो आएगा वो सेल या विल में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे अपने को यूज करना है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आगे आपको वरना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हमने ध्यान रखना है कि वुड स्क्रीम का हम लोग यूज करेंगे। अगला है आई रादर देन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरी वाला। आपको ध्यान देना है कि रादर शब्द आपको जब भी मिलेगा तो हमेशा इससे पहले वुड का यूज होता है। रादर से पहले हमेशा वुड का यूज होगा, और वुड एक मॉडल है, और जितने मॉडल हैं उनके बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हमारा आंसर होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा पेपर था, आज का फर्स्ट पेपर था, आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह के अनेक पेपर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड के तो है ही हैं। उसके अलावा कोई भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो जो हम इंग्लिश करवा रहे हैं लगभग A to Z सभी एग्जाम्स में आती हैं। तो रेगुलर रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, मिशन डिफेंस एकेडमी अलवर से,
और आप इस तरह की वीडियोस प्राप्त करते रहें, जिससे आप अपने एग्जाम में सफल होंगे। जिन बच्चों के लिए इंग्लिश समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अच्छे लेवल की इंग्लिश प्राप्त करने के लिए सीधा सा तरीका है अपने पास में कि वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियोस के लिए आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद सभी का।